नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, काफ़ी दिन से आपके मैसेज आया सर आप करण की पब्लिकेशन की बुक से कराइए, तो आपकी इस पे डिमांड को रखते हुए मैं आपको दोस्तों करण सामान्य अध्ययन की जो 12,000 प्लस जिसमें आपके MCQ है वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, जो आप SSC का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इससे बार आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। ठीक है भाई, पूरा आपको SSC करण का आपको निचोड़ मिलेगा इस बुक में, और प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, और दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है जो कि हमारी 12,000 प्लस MCQ की बुक आई है, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, क्विज के फॉर्मेट में मिलेगा दोस्तों, क्विज के फॉर्मेट में मिलेगा। इसमें जैसे हमारा पार्ट 1 है, इसमें आपसे मैं टाइप 1 है, इसमें आपसे 92 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, और जिसके लिए मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड का टाइम दूंगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं आपके 92 क्वेश्चन में कितने सही हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है भाई दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देते जाइए, और प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई, टाइप 1 है दोस्तों हमारा ये। टाइप 1 में देखिए, सबसे पहले हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 1 में हम आपसे बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, टाइप 1 है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिएगा। ठीक है भाई, फिर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ठीक है भाई, पुरालेख विद्या का अभिप्राय आखिर किससे है। भाई जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स अपना आंसर दो। ये CPU आपका 7/9/2013 को पूछा गया, और CGL 28/8/2016 को क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों देखिए, आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, भले ही आप रेलवे की तरह शिफ्ट कर जाएं या आप कोई भी एग्जाम स्विच कर जाएं, तो आपके बहुत एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, SSC वालों के लिए बिल्कुल ये दोस्तों वरदान साबित है ये बुक। ठीक है, तो भाई जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, पुरालेख विद्या का अभिप्राय आखिर किससे है। ठीक है, चलिए भाई, आई होप कि दोस्तों आपका इसका आंसर आ गया होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन को टिक कर लीजिए। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिलेख या शिलालेख एक ही चीज़ होती है। ठीक है भाई, अभिलेख या शिलालेख एक ही चीज़ होती है, और जो अभिलेख और शिलालेख के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है भाई, और जो अभिलेख हैं, अभिलेख मोहरें हुई आपकी, स्तूप हुए आपके, और चट्टानें हुई, और ताम्रपत्र हुए पर मिलते हैं सब। ठीक है, ये मंदिर की दीवारें और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। तो भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर लीजिए, शिलालेखों का अध्ययन। चलिए भाई, आई होप कि दोस्तों आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। चलिए भाई, अगले से जल्दी जल्दी सेकंड वाला क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। दोस्तों क्या है, प्राचीन भारत के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। देखिए प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री आप लिखते थे ना, वो के कौन सी भाषा में आप स्रोत सामग्री लिखा करते थे प्राचीन काल में। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री आखिर लिखने के लिए आप कौन सी भाषा में प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होगा आपके जितने पॉपुलर ग्रंथ हैं, सब कुछ हैं, सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा सबसे पॉपुलर होती थी, और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भारत है। इसमें आपकी स्रोत सामग्री लिखी जाती है संस्कृत भाषा से। ठीक है भाई, संस्कृत के श्लोक वगैरह भी लिखे जाते थे। ठीक है भाई, और प्राचीन काल की स्रोत सामग्री लिखने के लिए सबसे प्रयुक्त भाषा आपकी संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, और संस्कृत आपकी एक शास्त्रीय भाषा भी है। ठीक है भाई, शास्त्रीय भाषा भी आपकी संस्कृत है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो संस्कृत आपकी शास्त्रीय भाषा भी है। ठीक है भाई, चलिए, संस्कृत भाषा में आपके हिंदू जो आपका धर्म है उसके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के भी आपके जो ग्रंथ है वो भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। मतलब ऐसी कौन सी धातु थी जो मानव द्वारा प्रयुक्त की गई थी। ठीक है भाई, चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर लीजिए, कॉपर। कॉपर मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं। ठीक है भाई, जिसको हम कॉपर को
तांबा कॉपर इंग्लिश से, हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। ठीक है भाई, तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ठीक है भाई, और तांबे के औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे और कंगन बनाए जाते थे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, समझिए बात को दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। महापाशा संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भाषा के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में उपयोग में उस समय क्या लाए जाते थे। ठीक है भाई, तो 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के एक उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते। तो महापाषाण काल में उपयोग में उस समय क्या लाए जाते थे। ठीक है भाई, तो 500 ईस्वी से 100 ईस्वी पूर्व में महापाषाण काल युग में आखिर क्या लाया जाता था। ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। आपका ये मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के। ठीक है, सीएचएस में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। चलिए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। आपका एमटीएस में पूछा गया है, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलिए भाई दोस्तों, आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। तो महापाषाण काल में उपयोग में लाई जाती थी बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ और कब्रें उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त आके तो भाई कहाँ पर हुए दोस्तों, इसके लिए जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड टाइम देता हूँ, जिसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। भाई धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त में आके कहाँ हुए थे, मतलब धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त कहाँ हुए थे। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बुद्ध के काल में धातुओं से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक है भाई, बुद्ध के काल में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है हमारा, कालीबंगन। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो भाई कालीबंगन आखिर कौन से प्रदेश में आपका स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो आपका कालीबंगन है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान राज्य में आपका एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है आपका। हनुमानगढ़ के दोस्तों के ज़िले में घग्गर नदी है। घग्गर नदी आपकी वहाँ पर घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रखता है आपका कालीबंगन। ठीक है भाई, तो और ये आपका तीसरा बड़ा नगर भी है कालीबंगन। ठीक है, तो आपका राजस्थान में है कालीबंगन, आपका राजस्थान में है घग्गर नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो भाई हड़प्पा के बारे में आखिर कौन सी उक्ति सही है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपतिनाथ भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। और इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा लोगों को अश्व यानी कि अर्थात अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन दोस्तों। 8वां आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सुनिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आखिर क्या थी। तो हड़प्पा के लोगों की आखिर सामाजिक पद्धति क्या थी दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपका एसएससी के काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। खैर यहाँ पर लिखा है 4/7/1999 क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है भाई, CGL में हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आखिर क्या थी। तो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उचित समतावादी सामाजिक पद्धति हड़प्पा वासियों की थी, उचित समतावादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ये सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोटक निम्न में से कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्राएं। ठीक
ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मुद्राएं, टिक कर लिए, मुद्राएं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भाई भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना आपका शहर कौन सा था, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना आखिर शहर कौन सा था। इन 4 ऑप्शन दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, आखिर भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, ठीक है भाई। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिए, आपका हड़प्पा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका हड़प्पा। दोस्तों देखिए प्राचीन काल में खोजा गया पहला शहर आपका था हड़प्पा, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 से लेकर 1922 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत में आपकी इसकी खोज की गई थी, ठीक है। हड़प्पा का टीला मिला था 1921 से लेके 1922 में, इसकी खोज की गई थी, किसने की थी भाई, दयाराम साहनी जी ने, ठीक है भाई। तो आपका हड़प्पा सबसे पुराना शहर है, ठीक है भाई, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिला था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। तो भाई आखिर क्या नहीं मिला, तो हड़प्पा की खुदाई में निम्नलिखित में से आखिर क्या चीज़ नहीं मिली थी, ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा की जो आपकी खुदाई हो रही थी उस समय शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था, ठीक है भाई। और ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिखर सहित मंदिर हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज आगे किस वर्ष में हुई। दोस्तों मैं देखिए मैंने आपको बताया 1921 से लेकर 22 तक दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है भाई। तो इसमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं, 1921 में आपकी देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है भाई, ठीक है। 1921 में आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, लेकिन यहाँ पर 1922 है, तो आपका यहाँ इसमें 4 ऑप्शनों में एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, ठीक है भाई। तो भाई सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का आखिर प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, ठीक है भाई। किसकी पूजा से आखिर जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है आपका पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है, ठीक है भाई। पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सेक्शन में पूछा गया, सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है, संयुक्त आपका एमटीएस में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, सीजीएल वगैरह में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका सीपीओ जो होता है दिल्ली पुलिस का, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। डॉकयार्ड दोस्तों आपको पता होगा, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह होता है, ठीक है। तो भाई ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल आखिर कौन सा है, ऐसा कौन सा स्थल जहाँ पर एकमात्र बंदरगाह है, इन 4 ऑप्शन में, ठीक है भाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लिए, लोथल इसका सही आंसर है। लोथल आपका एकमात्र डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल है लोथल आपका कहाँ पड़ता है भाई। लोथल आपका दोस्तों पड़ता है साबरमती नदी के किनारे, गुजरात में पड़ता है। साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगड़ा के तट पर स्थित है आपका लोथल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 वाला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के तोड़कोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो भाई तोड़कोटा की मूर्तियों में आखिर निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। दोस्तों आपको पता होगा
मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, टोरकोटा क्या होता है। टोरकोटा का मतलब होता है दोस्तों जो घीली पकी हुई मिट्टी होती है ना, पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं हम लोग कोटा। ठीक है, तो सिंधु घाटी के पकी हुई मिट्टियों की मूर्ति में पकी हुई मिट्टियों की मूर्ति में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर आखिर विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका गाय। ऑप्शन नंबर 3 गाय हो जाएगा। टोरकोटा की जो आपकी पकी हुई मिट्टी की ज़्यादातर मूर्तियाँ जो आपकी हैं वो जानवरों की, लेकिन यहाँ पर गाय की मूर्ति आपकी यहाँ से नहीं मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गाय आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड टाइम देता हूँ, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु से नगर आखिर कौन सा था। तो भाई बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका था चनहोदरो। चनहोदरो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चनहोदरो। चनहोदरो आपका था बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था चनहोदरो। ठीक है, जो कि पाकिस्तान, चनहोदरो आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है भाई, और इसका उत्खनन हुआ था 1931 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर मुख्य विशेषता क्या थी। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन, इसकी एक मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान आखिर किससे बनाते थे। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान पक्की ईंटों से बनाते। पक्की ईंटों से वो लोग अपना मकान बनाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली थी जिसे देवी कहा गया। हड़प्पा से एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए उस एक नारी का चित्र है। चित्र में पैर फैले हुए हैं दोस्तों तथा गर्भ से एक पौधा भी निकल रहा है। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है, जो कि दोस्तों आपकी मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में आखिर सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका धान्यागार। धान्यागार आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अन्नागार भी बोलते हैं, अन्न कोठार भी बोलते हैं और धान्यागार भी बोलते हैं। इसकी लगभग लंबाई है 45.71 मीटर है और लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है भाई, 15 मीटर दोस्तों ये चौड़ा है और लंबाई इसकी है 45 मीटर। और धान्यागार जिसको हम अन्नागार भी बोलते हैं और अन्न कोठार भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की वो चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए। आखिर किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सबसे पहले। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, आखिर हड़प्पा संस्कृति के साथ किसका संबंध नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आखिर किसका संबंध हड़प्पा संस्कृति के साथ नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, देखिए आपके इसमें चार्ल्स
मैसन जुड़े हैं, कनिंगम जुड़े हैं, एम भीला जुड़े हैं। आपकी फोर्थ वाला पीएस बस का संबंध नहीं हड़प्पा संस्कृति का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीएस बस का संबंध हड़प्पा संस्कृति के साथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? फिर से सुनिए बात को, निम्नलिखित में से आखिर कौन सा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? ठीक है भाई, तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तोड़कोटा। तोड़कोटा इज द राइट आंसर। तोड़कोटा यानी कि मिरर, मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, जिसको हम तोड़कोटा बोलते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कपास। हड़प्पा के जो हड़प्पावासी थे वो कपास का उत्पादन के लिए अग्रणी थे। ठीक है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। और सबसे दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, कपास पैदा करने का सबसे पहला श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। ठीक है, जबकि कपास का जो उत्पादन हुआ था आपका सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंदन कहने लगे, जो सिंधु शहर से उद्भूत हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? आखिर हड़प्पा की सभ्यता कौन से युग की थी दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा की सभ्यता आखिर कौन से युग की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग यानी कि ब्रोंज। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है, राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता आपकी हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका क्या व्यापार था? सिंधु घाटी लोगों का मेन व्यापार क्या हुआ करता था? ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। वो लोग खेती बाड़ी करते थे, कृषि सभ्यता के लोग। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 कृषि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के जो निवासी थे आखिर कौन थे? हड़प्पा के निवासी कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, हड़प्पा के निवासी आपके शहरी लोग थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा शहरी। ठीक है, तो हड़प्पा के निवासी आपके शहरी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता हुआ करती नगरीय सभ्यता थी, और जब हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी थे। ठीक है, शहर के थे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी भाषा में आखिर मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ठीक है भाई, दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों मतलब होता है आपका मृत व्यक्तियों का टीला, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का मतलब। सिंधी में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि मृत व्यक्तियों का टीला। ठीक है, और इसको मोहन के टीले से भी जानते हैं, और यहाँ पर मोहन का नाम है कृष्ण से है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका रावी नदी। हड़प्पा आपका शहर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका दोस्तों, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 वाला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? कौन से जिले में मोहनजोदड़ो आपका स्थित है? मोहनजोदड़ो का मतलब है सिंध के मतलब से मृतकों का टीला। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो आके किस जगह पर आपका स्थित है? मोहनजोदड़ो आके कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई जल्दी जल्दी अपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मोहनजोदड़ो आके दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहनजोदड़ो आपका स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत। पाकिस्तान में आपका ये क्या है? सिंध प्रांत। ठीक है, पाकिस्तान जाओगे वहाँ पर एक सिंध प्रांत पड़ता है। सिंध प्रांत की आपका एक लड़काना है, एक लड़काना जगह है, लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, लड़काना जिला है, वहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लड़काना। ठीक है भाई,
चलिए 32 वाला क्वेश्चन हमारा, 32 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा है। देखिए 32 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? आगे कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? ठीक है, आगे कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? ठीक है भाई, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 लोहार। लोहारगिरी सब आर्यों द्वारा यहाँ पर नहीं लाई गई थी। ठीक है भाई, और आर्यों का मतलब जो लोहारगिरी लोहार आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है भाई, और भी दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जो ऋग्वैदिक काल में था उसको आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहार मतलब होता है लोहार होता है जो लोहे का काम करता है। ठीक है, तो मतलब लोहे का काम जो आर्य लोग थे उन लोगों को, उनके जब आर्यों का समय था उस समय लोहे का उन लोगों को पता भी नहीं था। ठीक है भाई, उन लोगों को लोहे की जानकारी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 34 वाला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भाई सत्यमेव जयते आगे कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है आपका सदा सत्य की विजय होती है। ठीक है, हमेशा सत्य की विजय होती है, इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते का मतलब होता है सदा सत्य की विजय होना। ठीक है, और इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है जो कि आपका मुंडकोपनिषद उपनिषद है, वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल संत थे, गार्गी संत थे और मैत्रेयी संत का घर था? आखिर में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर है जो 3 विद्वान थे, कपिल मुनि, गार्गी मुनि और मैत्रेयी का घर था? तो कौन सा घर था भैया? चलिए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कपिल, गार्गी और मैत्रेयी मिथिला के निवासी थे। ठीक है भाई, ये जो मतलब फेमस मुनि है, विद्वान मुनि है, ये लोग मिथिला से आए थे, मिथिला के निवासी थे, इन लोगों का घर था मिथिला। ठीक है, और मिथिला का हमें प्रारंभिक उल्लेख भी रामायण में मिलता है, आपने देखा होगा मिथिला। ठीक है, सीता जी आपकी मिथिला की थी। ठीक है भाई, तो 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है भाई? वेदों का दोस्तों आपको बताता हूँ, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेदा का मतलब होता है क्या? नॉलेज यानी कि ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और दोस्तों ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया था। ठीक है, ऋषियों ने अपनी शिष्यों को, जो उनके स्टूडेंट थे, उनको बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को भी श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रुति। ठीक है, तो वेदों को आपको श्रुति भी आप माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई अब वेद शब्द का अर्थ है तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बताया वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का जो अर्थ है, वेद बनता है ज्ञान से। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों को माना जाता है किसके? श्रुति के हिसाब से माना जाता है। ठीक है भाई, तो वेद शब्द का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान सही हो जाएगा। 38 वाला दोस्तों क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा, जो वैदिक लोग थे उन द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तो भाई इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तांबा। तांबा का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था आखिर किस लिए बनाई गई थी भाई? तो भाई इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए आपकी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। देखो भारतीय संगीत का उद्गम आखिर किस चीज़ में खोजा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, ठीक है। और सामवेदों के यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह ये है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति इसको गाता था उसको हम उद्गाता कहते हैं, ठीक है भाई। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामवेद की संहिता में, ठीक है। तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नगर से जाना जाता है, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा यजमान। क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। जो प्रारंभिक आपके आर्य थे, आखिर इनमें से 4 कथन दिए गए, आखिर कौन सा कथन इनके ऊपर सूट नहीं कर रहा है आर्यों के ऊपर, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, इसका देखिए जो आपके आर्य लोग थे ना, तो आर्यों का आपका प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक हुआ करता है, ठीक है। मतलब पशु चराते थे वो लोग, और एक कबीलाई लोग भी हुआ करते थे, और इनका किसी भी पेशा हुआ करता है, ठीक है। और इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो भाई वे लोग गांव में निवास करते, आधे लोग गांव में निवास करते, खेती वेती करते थे वो लोग, और आपके पशु वगैरह चराते थे, और वो लोग नगरों में निवास नहीं करते, वो लोग आपके गांव में निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे संस्कृत बोलते थे, वे घोड़सवारी करते थे, वे झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, ठीक है भाई। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये नगरों के निवासी नहीं हुआ करते, ये गाँव में बसते थे, ठीक है यार। 43 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका। देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, कि कौन सी फसल था इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है भाई। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था भाई। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू की खेती सबसे पहले किसने की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तंबाकू की खेती सबसे पहले किसने की। तो भाई तंबाकू की सबसे पहले खेती की गई थी जहांगीर के शासन काल में, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में तंबाकू की सबसे पहले खेती की गई थी, ठीक है। मुगल शासक था जहांगीर, उसके शासन में तंबाकू की खेती हुई थी, जो कि 1605 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1605 ईस्वी में सबसे पहले तंबाकू की खेती हुई थी, ठीक है भाई। तो पुर्तगालियों ने की थी भाई, पुर्तगाली आ गए और तंबाकू छोड़ गए, ठीक है। पुर्तगाली चले गए लेकिन यहाँ पर तंबाकू छोड़ गए, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू की खेती की थी 1605 ईस्वी में, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो भाई वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन आपका हुआ करता है दूध, और इसकी उत्पादक इनका प्रमुख भोजन हुआ करता है, ठीक है। इनके उत्पादक में आपका वही आ जाता है, जौ आ जाता है, सत्तू वगैरह आ जाता है, ठीक है। और सत्तू वगैरह वो यूज करते थे, गेहूँ यूज करते, मूंग यूज करते, तिल, उड़द आदि प्रमुख अन्न यूज करते, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो वैदिक काल में राजा हुआ करते थे ना, वो अपनी जनता से कर वसूलते थे, यानी टैक्स वसूलते थे। उस हम टैक्स को आखिर क्या बोलते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है दोस्तों। आखिर उस टैक्स को क्या बोलते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलि। वो टैक्स को बोला जाता है बलि, ठीक है। जो आपके वैदिक में बलि शब्द का अर्थ आपका होता है, कई स्थानों पर मिलता है, ठीक है। तो भाई जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको हम बोलते थे बलि, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलि।
46 वाला क्वेश्चन है आपका, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आके सही नहीं है। ठीक है भाई, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार आके इनमें से कौन सा चरण सही नहीं है। ठीक है भाई, तो आखिर कौन सा इसमें से वो आपका एक पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए दोस्तों। आपका एसएससी 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक है, चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से आखिर कौन सा पेयर आपका सही है। तो भाई कौन सा आखिर इनमें से पेयर आपका सही है, तो इसका ब्रह्मचारी थे वो लोग, गृहस्थ थे, वानप्रस्थ थे और संन्यास थे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि जो आर्य लोग थे अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि क्या रीजन था वो अपने संघर्षों में सफल रहे थे यार। ठीक है, जो अनार्यों दोस्तों क्या थे, अनार्यों का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सैंधव लोग होता है इसका मतलब। ठीक है, आखिर वो लोग जो आर्य लोग थे मतलब जो सैंध लोगों के साथ अपनी संघर्षों में आखिर सफल क्यों रहे थे, क्या रीजन था कि वो लोग सफल रहे थे आर्य लोग। ठीक है, तो इसका दोस्तों मेन रीजन था उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो लोग सफल रहे थे। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था आधारित किस पर थी। ठीक है भाई, तो सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय। व्यवसाय पर दोस्तों हमेशा से रहा है, व्यवसाय पर आपकी पूरी व्यवस्था रहती है। ठीक है भाई, पूरे इकोनॉमी आपकी व्यवसाय पर डिपेंड करती है। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। 49 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद काल के दौरान आखिर किसकी जानकारी नहीं थी भाई, ऋग्वेद काल के दौरान आखिर किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की जानकारी ऋग्वेद काल के दौरान नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। ठीक है, कौन सा अन्न था जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ठीक है, तो भाई मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में जौ वगैरह लाया गया था। ठीक है, चलिए भाई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जौ। जौ मनुष्य द्वारा मतलब जौ यानी कि यव मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, इसकी खेती सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। जो आपकी यज्ञ सूत्र यानी कि यज्ञ सूत्र आपके आखिर कौन से वेद में है। ठीक है भाई, आखिर यज्ञ सूत्र आपके आखिर कौन से वेद में है। तो यज्ञ से संबंध आपका है यजुर्वेद से। ठीक है, यज्ञ यानी कि यजुर्वेद, यज्ञ का मतलब जो यज्ञ सूत्र आपके यजुर्वेद से ताल्लुक सकते हैं। ठीक है भाई, यजु यानी कि सूत्रों का वेद। ठीक है, यजु यानी कि सूत्रों का वेद होता है, इसका मतलब होता है यजुर्वेद का मतलब होता है यजु यानी कि सूत्रों का वेद। ठीक है, तो यज्ञ सूत्र आपका यजुर्वेद से ताल्लुका रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों आपका क्वेश्चन, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वैश्य फॉसिल कहाँ पाया गया है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आपका फॉसिल फ्यूल पाया गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर लिपि कौन सी थी, वहाँ पर लिपि कौन सी चलती थी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञात लिपि थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, कोई भी लिपि नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समिति। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक
रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद जो शब्द है आपका, उसका शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए। जो उपनिषद शब्द का आखिर शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ठीक है, उपनिषद शब्द का आखिर शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए उपनिषद शब्द का आपका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, या अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और इसे हम वेदांत भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पास बैठना। ठीक है, गुरु के पास बैठना उपनिषद का मतलब होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से आपका आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों का क्या प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी? ठीक है भाई, जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम वस्तु आखिर कहाँ पर थी? प्राचीन बस्ती आखिर कहाँ पर थी? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सप्त सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सप्त सिंधु आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो आपका ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या यानी कि डांस करती हुई लेडीज थी, ठीक है, की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? ठीक है, फिर से सुनिए दोस्तों, आखिर कौन सा देश है? देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध जो नर्तक कन्या की मूर्ति हुई थी यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ठीक है, आखिर कौन सा देश है उसने कहा कि वापस दे दो हमें? ठीक है भाई, कौन सा देश था आखिर? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी भारत से सब कुछ मांगता रहता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होता है, 4 हो जाएगा। पाकिस्तान भिखारी कंट्री, पाकिस्तान भारत सब कुछ मांगता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध नर्तक कन्या पाकिस्तान ने मांग ली थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की आखिर ताकत क्या थी? क्या पावर थी आगे सिंधु अर्थव्यवस्था की आखिर ताकत किस पर डिपेंड करती है? ठीक है भाई, ठीक है, आखिर सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी क्या थी? ठीक है, सिंधु की इकोनॉमी क्या थी? ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि पर सिंधु की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 31/1/2016 क्वेश्चन पूछा गया SSC स्टेनोग्राफर C और D में। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम आखिर क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक नाम था आपका जय संहिता। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है दोस्तों महाभारत में आपके 8800 श्लोक हैं। ठीक है, और सबको जोड़ के दोस्तों इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं। ठीक है, आप सारी कहानियाँ को जोड़कर पुस्तक में लगभग 1,00,000 आपके श्लोक हो जाते हैं। तो महाभारत का आपका प्रारंभिक नाम था जय संहिता। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 61 वाला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा आखिर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कालीबंगा आपके मिट्टियों के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। ठीक है भाई, तो मिट्टियों के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिट्टी के पात्र के लिए आपका कालीबंगा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों आपके सामने। ये देखिए, जिस मनीषी पंडित ने मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे। तो वे कौन थे जिन्होंने आखिर वे पंडित कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? ठीक है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों अगस्त। मुनि अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ठीक है भाई, बहुत ही फेमस गुरु हुआ करते थे अगस्त गुरु। इन्होंने अगस्त मुनि ने परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित रखते थे। और दक्षिण भारत के जो यादव थे उनको सबसे पहले आर्य कहा जाता था। ठीक है भाई, जो यादव थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अगस्त। तो मतलब आपके तो पंडित थे अगस्त, इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 63 आपका, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो भाई प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का आखिर नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी भारत की। ठीक है, भारतीय सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपकी कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? आगे सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हड़प्पा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थल है। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है जो कि पाकिस्तान में, पहले तो था इंडिया में, जो कि पंजाब जब आपका लगा हुआ था। ठीक है, तो आपका हड़प्पा स्थल है वो आपका पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ठीक है, तो आपका विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ आपका आके कहाँ पर मिलता था? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में विशाल आपका स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 से आपका, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द आखिर इनमें से ज्ञात की जाके कौन सा ऑड पेयर है? ठीक है भाई, ऑड पेयर आखिर इनमें से कौन सा है? ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, जबकि विष्णु पुराण दोस्तों कोई वेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आके किसकी पूजा करते थे? ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, उपनिषद आखिर क्या है? उपनिषद आखिर क्या है? ठीक है, चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उपनिषद दोस्तों आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। 69 वाला दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से है। ठीक है, इसका आंसर आप खुद देंगे, आपके हिसाब से आके कौन सा मेल इनमें से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? ठीक है, आगे कौन सा वेद है इसमें जादू के बारे में बताया गया, चमत्कार और मतलब जादू टोना के बारे में बताया गया, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? ठीक है, इनमें सबके मंत्र वगैरह भी दिए गए हैं। कौन सा वेद है? बहुत पॉपुलर दोस्तों वेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका जादू टोना, चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में बताता है, और जो भी मंत्र हैं आपके उन सब के बारे में अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, तो अथर्ववेद आपका अंधविश्वास का एक प्रतीक भी वेद है, इसमें अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों आपका, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठानों जो आपके धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनमें से आके कौन सा वेद प्रयोग होता है? ठीक है, धार्मिक जगहों पर कौन सा वेद प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ठीक है, तो यजुर्वेद में धार्मिक वेद आपका यजुर्वेद। ठीक है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में आपका प्रयोग होता है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में ढोलबीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वही ढोलबीरा आके किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में आके ढोलबीरा आके किसके लिए प्रसिद्ध है? ढोलबीरा आके किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण के लिए आपका ढोलबीरा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 73 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण आके कहाँ पर लिया था? ठीक है भाई, इसका आंसर दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो गौतम बुद्ध ने आखिर महापरिनिर्वाण आके कहाँ पर लिया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाए कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा बताना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं उन लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी जब मृत्यु हो रही थी ना उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह पे गए थे। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, वर्तमान कुशीनगर आपका जो था
वर्तमान में कुशीनगर है, जो कि पहले पूर्व बौद्धिक काल में कुशावती और उत्तर बुद्ध काल में कुशीनारा के साथ चिन्हित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 16 महाजनपद थे। ठीक है, कुशीनगर में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर में लिया था। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो भाई ऋग्वेद में आके सबसे प्रमुख देवता आखिर कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है आपके इंद्र भगवान। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान थे इंद्र भगवान। ठीक है, और ऋग्वेद में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ऋग्वेद में आपका 289 भजन समर्पित है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे आपके इंद्र भगवान। ठीक है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है भाई, इसमें से कौन प्रेम विवाह था? ठीक है, वैदिक काल में आपके 8 विवाह प्रचलित थे। आखिर चार ऑप्शन में आखिर कौन सा प्रेम विवाह था, यानी कि लव मैरिज था। ठीक है भाई, वैदिक काल में। तो भाई वैदिक काल में गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते। ठीक है भाई, वैदिक काल में गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते। ठीक है भाई, गंधर्व विवाह क्या होता था? जब कोई लड़का लड़की मतलब अपने परिवार की बिना परमिशन शादी कर लेता था, तो उसको हम गंधर्व विवाह कहते थे, यानी कि प्रेम विवाह कहते हैं, जो कि अभी भी भारत में होता है, अभी भी हर जगहों पे होता है लव मैरिज, जिसमें परिवार की स्वीकृति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गंधर्व विवाह आंसर हो जाएगा। 76 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई शिलाएं थी। ठीक है, आखिर क्या थी बनाई गई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापारिक नगरें थी ये सब। ठीक है, 77 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं? आखिर इनमें से कौन सा वेद है जो कि वेद त्रयी का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये वेद त्रयी का आखिर भाग कौन सा नहीं है? तो वेद त्रयी का आपका अथर्ववेद भाग नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों अथर्ववेद में सब जादू टोना के बारे में बताया गया है और इन सब के बारे में बताया गया, तो आपका वेद त्रयी के बारे में का भाग नहीं अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 78 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? ठीक है, आगे कौन सी नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं आगे सबसे अधिक स्थित थी? ठीक है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती आपका हिंदू धार्मिक परंपराओं में एक पवित्र नदी और बुद्धि और कला की देवी के रूप में प्रकट होती थी। ठीक है, ठीक है सरस्वती जी। ठीक है, तो वही इसका आंसर सरस्वती हो जाएगा। तो ऋग्वेद में आपका ऋग्वेद सभ्यता में सबसे अधिक स्थित थी सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। 79 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये हड़प्पाई स्थल यानी कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा आपका आखिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे आपका मांडा स्थित है। ठीक है भाई, चेनाब नदी के किनारे आपका मांडा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है? आगे कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम भगवान को समर्पित है? ठीक है, कौन सा मंडल है आगे? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दोस्तों आपको पता होगा, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ऋग्वेद था आपका ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक वेद था। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों जो ऋग्वेद आपका सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें लगभग आपकी 1028 सूक्त हैं। ठीक है, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ के बारे में ऋग्वेद में वर्णन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम भगवान को समर्पित है। ठीक है भाई, 9वां मंडल था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार आखिर कौन से जगह का था। ठीक है भाई, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। लोथल का सीधा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार था। ठीक है, तो भाई लोथल आपका पता होगा, आपको गुजरात के समुद्र तट पर आपका लोथल है स्टेट। ठीक है भाई, साबरमती किनारे, नदी के किनारे। ठीक है भाई, तो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लोथल, जो कि लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह भी है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका लोथल आंसर हो जाएगा। लोथल का सीधा कनेक्शन था मेसोपोटामिया के साथ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टोरकोटा प्राप्त हुआ। कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें से आपका हल्का टोरकोटा प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, हल्का आखिर टोरकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ। सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बनवाली। बनवाली से आपका हल्का टोरकोटा प्राप्त हुआ था। ठीक है, बनवाली से आपका हल्का टोरकोटा प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। जो आपको पता होगा दोस्तों, बनवाली आपका हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ से आपका हल्का टोरकोटा प्राप्त हुआ था। 83 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ये निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं, आके वेद त्रयी का भाग आके कौन सा वेद नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाए अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों आपका वेद त्रयी का भाग नहीं है। ठीक है भाई, 84 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। लोथल भाई आखिर किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करो भाई, लाइक जरूर ठोको इस वीडियो को, और इस वीडियो को कमेंट करो। इस वीडियो को ये व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है, मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूँ दोस्तों। और देखिए इसके अलावा बताना चाहता हूँ, आपको दिक्कत हो गई, आपके मन में चल रहा होगा सर इसकी PDF हमें फाइल कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि देख हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल प्लस के नाम से। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो दोस्तों जो आप 500-1000 रुपये की जो बुक मार्केट से आप परचेज करते हैं ना, वो आपको सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। करंट अफेयर भी मिलेगा आपको, और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों देर किस बात की, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम हमारा @गुरुकुल प्लस के नाम से। ठीक है भाई, चलिए भाई दोस्तों, आई होप कि आपको इसका सही आंसर आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। लोथल भाई आके किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले, लोथल आके किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। और लोथल का सीधा कनेक्शन था मेसोपोटामिया के साथ, ये सीधा व्यापार करता था। ठीक है भाई, और एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी आपका लोथल था। 85 वाला दोस्तों क्वेश्चन है, कहाँ से की जो मूर्ति नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांस करती हुई मूर्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, डांस करती हुई लेडीज की मूर्ति मिली थी, कौन सी सभ्यता में पाई गई थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता में आपकी डांस करती हुई मूर्ति पाई गई थी। ठीक है, जो कि मैंने दोस्तों आपको बताया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, डांस करती हुई, मतलब लेडीज डांस कर रही उस मूर्ति में। ठीक है, वो मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 86 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से देश में है। फिर से सुनिए दोस्तों, सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में है। तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 87 वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नगर स्लैश था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नगर आखिर क्या था। मोहनजोदड़ो का आखिर स्थानीय नगर क्या था भाई, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आखिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो फिर से सुनिए, मोहनजोदड़ो का आखिर स्थानीय नाम क्या था। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है कि मृत मनुष्य का टीला, इसका मतलब होता है। ठीक है,
मृत मनुष्य का टीला यानी कि मृतकों का टीला इसका मतलब था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मोहनजोदड़ो वाला आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? आखिर कौन सी धातु है जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? ठीक है भाई, आखिर कौन सी धातु जो आपकी हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा धातु है, लोहा ऐसी धातु जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों आपके सामने ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? आखिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा, सबसे पुराना वेद कौन सा है इन 4 ऑप्शन में? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका 4 वेद होते हैं, जैसे आपको पता होगा, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपके सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जिसमें 1028 10 आपके मंडल हैं, 1028 भजने हैं और 10,600 छंद हैं। ठीक है, और ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद आपका। क्वेश्चन नंबर 90 आपका दोस्तों आपके सामने ये 90 वाला क्वेश्चन देखिए। भीमबेटका स्लैश के लिए प्रसिद्ध, भीमबेटका आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई, प्रसिद्ध भीमबेटका आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको पता होगा दोस्तों, भीमबेटका एक चट्टान है। ठीक है, भीमबेटका चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जब भीमबेटका आपकी जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है आपकी चट्टान, ठीक है, ये आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भीमबेटका चट्टानों पर कुछ प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। ठीक है, जो कि आपके 30,000 साल वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भीमबेटका आपकी प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, भीमबेटका आपका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भीमबेटका में आपका गुफाएं वगैरह हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों आपके सामने ये निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल, और दोस्तों बताया जाता हूँ भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में समाधान मिला था। ठीक है, समाधान आखिर कहाँ मिला था? ठीक है भाई, फिर से सुनिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में यानी कि समाधान मिला था? ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल से आपका मिला था समाधान। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों आपके सामने ये है। देखिए, सिंधु घाटी चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है। ठीक है भाई, सिंधु घाटी, फिर से सुनिए, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक गढ़ है। ठीक है, घर है। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? ठीक है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। दोस्तों आज मैंने 92 आपको क्वेश्चन करा दिए। 92 क्वेश्चन दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताना। ठीक है, 92 में फॉर एग्जांपल अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन ही सही है, 70 से 80 क्वेश्चन सही है दोस्तों, एक्सीलेंट आपका स्कोर है। ठीक है, 80 प्लस आप ठीक है, और 65 के आसपास आपका सही है तो दोस्तों आपका एवरेज स्कोर, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों आपका कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 92 क्वेश्चन में आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में टाइप 2 दूंगा, जिसमें मैं लगभग आपसे 80-90 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ। इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। और भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट दोस्तों आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।